ये कहानी है एक ऐसे साइंटिस्ट की जो लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार है, लेकिन दूसरी ही तरफ इसी साइंटिस्ट की वजह से आज करोड़ों बल्कि अरबों लोग जिंदा भी हैं। 1918 में जब इस साइंटिस्ट को इंसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने की वजह से नोबेल प्राइज दिया गया तो उसके दोस्तों और फैमिली में से किसी ने भी इस फंक्शन को अटेंड नहीं किया, बल्कि 2 और नोबेल प्राइज विनर्स ने तो प्रोटेस्ट में अपना प्राइज भी रिजेक्ट कर दिया। आखिर ऐसा क्या किया इस साइंटिस्ट ने कि अरबों इंसानों की जिंदगियां बचाने के बावजूद आज दुनिया उससे इतनी शिद्दत नफरत करती है। सच ये है कि इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं इंसानी तारीख के सबसे बदकिस्मत मगर पावरफुल साइंटिस्ट की कहानी जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। हमारे जिस्म में 4 एलिमेंट्स होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी एलिमेंट है और हम ये एलिमेंट प्लांट्स खाकर या उन एनिमल्स को खाकर हासिल करते हैं जो प्लांट्स खाते हैं। अब नाइट्रोजन का मसला ये है कि अगर हमारी जमीन में बार बार फार्मिंग की जाए तो ये जमीन से आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है और फिर एक वक्त आता है कि जमीन में नाइट्रोजन इतनी कम हो जाती है कि कोई पेड़ या पौधा उग नहीं सकता। यही हुआ था हमारी दुनिया के साथ 19वीं सदी में, जब आबादी मुसलसल बढ़ रही थी और जमीन में मौजूद नाइट्रोजन की सप्लाई खत्म होने के करीब थी। और इसी वजह से मशहूर केमिस्ट विलियम क्रूक्स ने 1898 में प्रेडिक्शन की कि अगर जमीन में कम होती नाइट्रोजन का हल ना निकाला गया तो अगले 30 साल में आधी से ज्यादा दुनिया भूख से मर जाएगी। क्रूक्स के मुताबिक इस प्रॉब्लम का हल सिर्फ और सिर्फ कोई केमिस्ट ही निकाल सकता था। अब वैसे तो हमारी हवा में 78% नाइट्रोजन है, मगर वो उस फॉर्म में होती है जिसे प्लांट्स या एनिमल्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। और आर्टिफिशियली नाइट्रोजन पैदा करना कोई आसान काम नहीं। इसके लिए नाइट्रोजन गैस में मौजूद 2 नाइट्रोजन एटम्स को एक दूसरे से अलग करना पड़ता है ताकि अमोनिया बनाया जा सके, जो कि एक ऐसा फर्टिलाइजर मॉलिक्यूल है कि जिसके जरिए आप बहुत ज्यादा खुराक पैदा कर सकते हैं। मगर कई 100 साल तक मुसलसल कोशिश के बावजूद कोई भी साइंटिस्ट ये काम नहीं कर पाया। लेकिन इस सब को फाइनली कोई बदलने वाला था। 1904 में जर्मनी में मौजूद एक 36 साल साइंटिस्ट फ्रिट्ज हैबर की इस प्रॉब्लम में दिलचस्पी पैदा हो गई। हैबर उस वक्त एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के तौर पर काम करता था। खुराक की कमी को पूरा करने की इस लगन ने फ्रिट्ज के अंदर एक आग सी लगा दी और वो अगले 5 साल इस प्रॉब्लम का हल निकालने की कोशिश करता रहा। उसका आइडिया ये था कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को अगर इकट्ठा करके बहुत ज्यादा हीट पे प्रेशर दिया जाए तो नाइट्रोजन के एटम्स स्प्लिट हो सकते हैं। इसी एक्सपेरिमेंट पर मार्च 1909 में फ्रिट्ज अपनी लैब में काम कर रहा था कि उसने टेस्ट के तौर पर चेंबर का टेम्परेचर 500 डिग्री कर दिया और फिर वो हो गया जिसकी सालों से दुनिया के तमाम साइंटिस्ट को तलाश थी। नाइट्रोजन एटम्स टूट गए और हाइड्रोजन गैस के साथ मिलकर वो कंपाउंड बन गया जो दुनिया की तकदीर बदलने वाला था। इस कंपाउंड का नाम है अमोनिया। पूरे जर्मनी में हैबर की धूम मच गई। जर्मनी की सबसे बड़ी केमिकल कंपनी BASF ने उससे इस प्रोसेस के राइट्स हासिल कर लिए और हैबर रातों रात अमीर बन गया। 4 साल के अंदर ही इस कंपनी ने रोजाना 5 टन अमोनिया बनाना शुरू कर दिया। इस फर्टिलाइजर के जरिए उसी पुरानी जमीन पर किसानों ने पहले की बनिस्बत 4 गुना ज्यादा खाना उगाना शुरू कर दिया और उसके नतीजे में दुनिया की आबादी चंद सालों में ही 4 गुना बढ़ गई। बहुत बड़ा चांस है कि आपके जिस्म में मौजूद 50% नाइट्रोजन एटम्स हैबर के इसी प्रोसेस के नतीजे में आए हैं। तो अगर आप आज जिंदा हैं तो इसमें हैबर की डिस्कवरी का बहुत बड़ा हाथ है। हैबर अब बहुत मशहूर हो चुका था। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे कि मैक्स प्लैंक, मैक्स बॉर्न और एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ उसका उठना बैठना था। लेकिन यहीं पे इस कहानी पे वो मोड़ आने वाला है जिसने हैबर को दुनिया का नापसंदीदा तरीन आदमी बना दिया। इसकी वजह है वर्ल्ड वॉर 1। जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई तो हैबर ने वॉलंटरीली उसमें शामिल होने का फैसला कर लिया। वो इस जंग में अपनी कंट्री की मदद करना चाहता था। जंग शुरू होने के कुछ ही महीनों के अंदर जर्मनी का गन पाउडर और एक्सप्लोसिव्स खत्म होने के करीब आ गया और ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी वक्त जंग हार जाएगा। दूसरी तरफ हैबर खुराक पैदा करने वाले इस अमोनिया कंपाउंड के बारे में कुछ और भी जानता था। अमोनियम नाइट्रेट एक जबरदस्त फर्टिलाइजर होने के साथ साथ एक बहुत खतरनाक बारूद भी है। इसी की मिसाल है अगस्त 2020 में बैरूत का धमाका, जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। ये धमाका असल में एक वेयर हाउस में हुआ था जहाँ पर मौजूद 3000 टन अमोनियम नाइट्रेट को आग लग गई और फिर ऐसा ब्लास्ट हुआ जिसे कई 100 किलोमीटर दूर लोगों ने भी सुना और तकरीबन 217 लोग इस एक्सीडेंट में मर भी गए। यही एक्सप्लोसिव मटेरियल बनाने के लिए हैबर ने फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी में अमोनियम नाइट्रेट बनाना शुरू कर दिया ताकि TNT और दूसरे एक्सप्लोसिव्स बना सके। कुछ ही अरसे में हैबर का बनाया हुआ बारूद दुश्मनों के परखच्चे उड़ा रहा था। लेकिन हैबर इस जंग में अपने देश के लिए कुछ और ज्यादा भी करना चाहता था। उसने डिफरेंट केमिकल्स को कंबाइन करके एक खतरनाक गैस बनाने के एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर दिए। वो इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। दिसंबर 1914 में वो एक ऐसी डेडली गैस बनाने में कामयाब हो गया जिसके जरिए चंद सेकंड्स में ही दुश्मन के सिपाही तड़प तड़प कर मर जाएं।
इस गैस को क्लोरीन गैस कहा जाता है। 22 अप्रैल की शाम को 6 बजे जर्मनी फौजियों ने 5000 क्लोरीन गैस सिलेंडर एलाइड फौजों की तरफ करके खोल दिए। गैस पूरे मैदान में फैल गई और दुश्मन फौजी तड़प तड़प कर मर गए। ये इतनी तकलीफदेह मौत थी कि दूर खड़े जर्मन फौजी भी ये सारा मंजर देखकर कांप गए। उस दिन दुश्मन के 5000 फौजी इसी तरह मारे गए। हैबर को ऑनर के तौर पर कैप्टन का रैंक दे दिया गया। इस वाक़े के एक हफ्ते बाद हैबर अपने घर आया। अपनी इस अचीवमेंट की खुशी में उसने घर में एक पार्टी रखी। पार्टी खत्म होने के बाद वो अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक उसे गन फायर की आवाज सुनाई दी। उसने बाहर आके देखा तो उसकी बीवी खुदकुशी कर चुकी थी। वो इस रिग्रेट का शिकार थी कि उसका शोहर कई हजार लोगों का कातिल है। लेकिन हैबर को इस वाक़े से शायद कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और इसीलिए उसने अगले ही दिन ट्रेन पकड़ी और वापस अपनी फैक्ट्री पहुंच गया। उसने केमिकल वेपन्स पर काम मजीद तेज कर दिया और 1917 तक वो अपनी फैक्ट्री में 1500 वर्कर्स और 150 साइंटिस्ट्स हायर कर चुका था जो उसे ये केमिकल वेपन्स बनाने में मदद कर रहे थे। जर्मनी की आर्मी ने इन वेपन्स को दुश्मनों पर खुलकर इस्तेमाल किया और तकरीबन 1 लाख दुश्मन सिपाही इस गैस के नतीजे में तड़प तड़प कर मर गए। लेकिन इस सब के बावजूद जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 हार गया। हैबर इस हार से बहुत दुखी हुआ। कुछ ही साल बाद वो जर्मनी छोड़कर स्विट्जरलैंड चला गया और वहाँ एक होटल में 65 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। हैबर की मौत के कुछ ही साल बाद जर्मनी की हुकूमत ने उसकी फैक्ट्री का कंट्रोल ले लिया। उस जमाने में हैबर के इंस्टीट्यूट ने इंसेक्टिसाइड स्प्रे बनाया जिसका नाम था ज़ाइक्लोन बी। इसी स्प्रे की गैस को इस्तेमाल करते हुए फिर नाजी हुकूमत ने जर्मनी में मौजूद लाखों यहूदियों को तड़पा तड़पा कर कत्ल कर दिया। टेक्नोलॉजी ने जहां हमारे लिए आसानियां पैदा की हैं, वहीं हमारी तबाही के लिए भी बहुत सा सामान किया है। फ्रिट्ज हैबर की जिंदगी इसका एक जीता जागता सबूत है। एक तरफ तो उसकी वजह से आज तकरीबन 4 अरब लोग जिंदा हैं, मगर दूसरी ही तरफ कितने लाख इंसान उसकी वजह से एक दर्दनाक मौत मरे। यह जहानत ऊपर वाले की देन है। इसी जहानत को इस्तेमाल करके जहां आइंस्टाइन ने हमें दुनिया के फिजिकल लॉज से इंट्रोड्यूस करवाया, वहां उसने दुनिया को एटम बॉम्ब की इक्वेशन भी दी। जिस दिन अमेरिका ने हिरोशिमा पर एटम बॉम्ब गिराया, उस दिन आइंस्टाइन ने कहा कि मुझ पर अफसोस हो, काश मैं इन एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा ही न बनता। आइंस्टाइन कभी भी नहीं चाहता था कि न्यूक्लियर फिजन को एक्सप्लोसिव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, मगर बदकिस्मती से उसके फॉर्मूले के नतीजे में लाखों लोग मौत का शिकार हुए। कोई भी चीज बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल उसे अच्छा या बुरा बनाता है। इंसानी तारीख देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि इंसान ने हमेशा अपने फायदे के लिए दूसरे इंसानों को मौत की भेंट चढ़ाया है। ये सारी टेक्नोलॉजी, सारी इन्वेंशंस एक दो धारी तलवार हैं और मेरे हिसाब से तो पिछले 100 साल में होने वाली तमाम इन्वेंशंस के फायदे से ज्यादा नुकसानात हैं।